हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में अपना लोग देखेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है। इसे नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं और सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन भी बोलते हैं और नाथन बाकर इफेक्ट भी कहते हैं। तो चलिए इसको अपना लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। तो आप लोग एग्जांपल पे ध्यान दीजिएगा। नाम तो आप लोग को अब याद हो गया, क्या बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन और नाथन बाकर इफेक्ट। तो इस नाम को भी अपना लोग समझेंगे। पहले के एग्जांपल से अब इसको अपना लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, सी डबल बॉन्ड सी और यहाँ पे सी, ठीक है। इससे अपना लोग एच जोड़ देते हैं, एच एच एच। बाकी जगह भी है, जो भी कार्बन का वैलेंसी खाली है उसको आप वहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। और इस कंपाउंड का अपना लोग नाम क्या बोलेंगे, इसका नाम बोलेंगे PROPENE, प्रोपीन, ठीक है। और एक दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, दूसरा कंपाउंड लेते हैं, ध्यान दीजिएगा क्या चीज़, सी डबल बॉन्ड सी, इससे भी CH3 और CH3। अगर इस कंपाउंड का अपना लोग नाम जानना चाहे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इसका नाम हो जाएगा क्या चीज़, अगर नंबरिंग करें तो 1 2 3 4, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा क्या चीज़, 3,3 डाई METHYL मिथाइल, 3,3 डाई मिथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है। इसका नाम ये हो जाएगा। चलिए, तो एक एग्जाम्पल है प्रोपीन, दूसरा एग्जाम्पल है 3,3 डाईमिथाइल ब्यूट 1 इन। तो इस दोनों एग्जाम्पल से अपना लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो थोड़ा आप और बढ़िया से ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहाँ पर जो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जो बगल वाला कार्बन है, ध्यान दीजिएगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के जो बगल वाला कार्बन है, इस कार्बन को अपना लोग बोलते हैं क्या चीज़, इसको बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कार्बन, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन को, ठीक है। और इससे जो ये जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है इसको बोलते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, अल्फ़ा हाइड्रोजन। चलिए, तो अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में क्या देखा गया। ये तो आपको दिख रहा है ये मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में क्या देखा गया, ध्यान दीजिएगा, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया क्या चीज़, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि यहाँ पर जो ये कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, क्या देख रहे हैं आप यहाँ पे, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो वैसे आपको याद है कि कार्बन और कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है, क्या बोल रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड होता है इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है बताइए, आपको इसका बॉन्ड लेंथ याद है, इसका बॉन्ड लेंथ होता है कितना, 1.34 एंगस्ट्रम यूनिट। कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है उसके बीच का बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 1.34 एंगस्ट्रम यूनिट। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया जो ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ 1.34 एंगस्ट्रम यूनिट नहीं है। क्या देखा गया, ये डबल बॉन्ड कितना है, 1.34 एंगस्ट्रम यूनिट नहीं है। मतलब डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होना चाहिए वो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर देखने को नहीं मिला। यहाँ पर उससे थोड़ा सा ज़्यादा बॉन्ड लेंथ देखने को मिला। क्या बोल रहे हैं, डबल बॉन्ड से ज़्यादा। और आप क्या जानते हैं कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है 1.34 एंगस्ट्रम यूनिट होता है, और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो कितना होता है बताइए, वो होता है 1.54 एंगस्ट्रम यूनिट। कितना होता है, 1.54 एंगस्ट्रम यूनिट। तो ये देखा गया कि डबल बॉन्ड से ज़्यादा है और सिंगल बॉन्ड से कम है बॉन्ड लेंथ। इस कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड लेंथ है डबल बॉन्ड से ज़्यादा है और सिंगल बॉन्ड के बीच में। तो आप ऐसे बोल सकते हैं इसको इस तरह से, नहीं, ना डबल बॉन्ड कैरेक्टर ना ही सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, दोनों के बीच का कैरेक्टर है, ठीक है। और ये देखा गया कि ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है इसका होना चाहिए कितना,
1.54 एंगस्ट्रम यूनिट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 1.54 एंगस्ट्रम यूनिट होना चाहिए बॉन्ड लेंथ। लेकिन ये बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रम यूनिट नहीं होकर के उससे थोड़ा सा कम हो गया, उससे थोड़ा सा कम हो गया, यानी कि सिंगल से कम और डबल से ज़्यादा, यानी कि सिंगल और डबल के बीच में। यहाँ पर भी क्या देखा गया? ये जो बॉन्ड लेंथ है सिंगल और डबल के बीच में है। देख रहे हैं आप? क्या देख रहे हैं? ये देखा गया। फिर से आपको एक बार समझाते हैं। देखिए, ये जो आपका प्रोपीन है या प्रोप 1 इन बोलिए, ये जो आपका मॉलिक्यूल है, इसमें आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और कार्बन कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ये जो डबल बॉन्ड है एक्चुअल में डबल बॉन्ड है ही नहीं। क्यों? डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ अपना लोग जानते हैं 1.34 एंगस्ट्रम यूनिट। तो यहाँ पे 1.34 एंगस्ट्रम यूनिट नहीं है, उससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा। ठीक है। और ये जो सिंगल बॉन्ड है इसका होना चाहिए था 1.54 एंगस्ट्रम यूनिट। तो यहाँ पे 1.54 एंगस्ट्रम यूनिट नहीं है, उससे कम है। मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से ज़्यादा है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से कम है। मतलब डबल और सिंगल के बीच वाला है, यहाँ पर भी डबल और सिंगल के बीच वाला है। तो आखिर ये बॉन्ड लेंथ चेंज कैसे हुआ? इसके पीछे मतलब क्या लॉजिक हो सकता है, क्या रीज़न हो सकता है? देखिए, तो देखिए, अगर आप साइंस को समझना चाहते हैं तो साइंस को समझने के दो ही तरीके हैं। एक तो एक्सपेरिमेंट के आधार पर समझिए, ठीक है, और एक्सपेरिमेंट के आधार पर आपको जो निकलता है उसके सपोर्ट में आप लॉजिक दीजिए। यही होता है साइंस को आगे बढ़ाने का काम। ठीक है। तो जो एक्सपेरिमेंटल आया उसके सपोर्ट में आप लॉजिक निकालिए। ठीक है। तो चलिए इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्या देखा गया? इस एग्जांपल में क्या है? 3,3 डाइमिथाइल ब्यूट 1 इन है ये। तो यहाँ पर क्या देखा गया कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है इसका बॉन्ड लेंथ कितना होता है? 1.34 एंगस्ट्रम यूनिट। तो यहाँ पर आपको 1.34 एंगस्ट्रम यूनिट ही मिला। ठीक है। और ये क्या है? सिंगल बॉन्ड है, इसका कितना होना चाहिए? 1.54 एंगस्ट्रम यूनिट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको ये उतना ही मिला। मतलब यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं आया। मतलब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? नो चेंज इन बॉन्ड लेंथ। ठीक है, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ में कोई चेंजिंग नहीं आया। लेकिन ऊपर वाले एग्जाम्पल में इसमें तो चेंजिंग आया। तो यहाँ पर क्यों चेंजिंग नहीं आया? यहाँ पर चेंजिंग आया तो किस वजह से चेंजिंग आया? उसी चीज़ को अपना लोग अब एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। तो देखिए, एक चीज़ और, यहाँ पर अपना लोग क्या अभी समझे थे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है उसके बगल वाले कार्बन को अपना लोग अल्फ़ा कार्बन बोले। क्या बोले? अल्फ़ा कार्बन बोले। और अल्फ़ा कार्बन जो है उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको अपना लोग अल्फ़ा हाइड्रोजन बोले। तो अगर हम बात करें कि यहाँ पर कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन है तो आप क्या बोलोगे? 1 2 3, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन आप बोलोगे। उसी तरह अगर आपसे यहाँ पर पूछे कि ये क्या है तो आप बोलोगे सर ये अल्फ़ा कार्बन है। अगर आपसे पूछे कि बताओ अल्फ़ा कार्बन है तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है तो आपको इस कार्बन से जुड़ा हुआ कोई हाइड्रोजन दिख रहा है तो आप बोलोगे नहीं सर। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ पर 0 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है। अच्छा, एक और बात, अब देखिए, ये कार्बन तो अल्फ़ा कार्बन है, इस कार्बन को क्या बोलते हैं? अल्फ़ा कार्बन। और उसके बगल वाले कार्बन को, इस कार्बन को बोला जाता है बीटा कार्बन। क्या बोला जाता है? बीटा कार्बन। तो अगर आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन कितना है तो आप क्या बोलोगे? 9 बीटा हाइड्रोजन है। कैसे? तो ध्यान दीजिएगा, ये अल्फ़ा कार्बन, इससे बगल वाले कार्बन को आप बीटा कार्बन बोलते हैं। तो ये भी तो बीटा कार्बन है, ये भी तो बीटा कार्बन है। सिंपल सा बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन और उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन को बीटा कार्बन। तो इससे जुड़ा हुआ 3 6 9 हाइड्रोजन। तो बीटा हाइड्रोजन कितना है? 9 बीटा हाइड्रोजन है। अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है? नहीं है, 0। ये तो क्लियर है। आगे बढ़ें।
तो चलिए, तो देखिए यहाँ पर अब इसके रीजन को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके सपोर्ट में आप लॉजिक देखते हैं, एक्सपेरिमेंटली जो ये चेंज हुआ है बॉन्ड लेंथ, तो उसके सपोर्ट में अपना लोग अब लॉजिक देते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ होगा। तो चलिए, अगर आप लोग अभी तक नहीं लिखे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। इसको आप लोग लिखिए तेजी से, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अभी आपको हम क्या बता रहे थे कि अपना जो ये मॉलिक्यूल है C, डबल बॉन्ड C और इससे जुड़ा हुआ कार्बन, ठीक है, और इससे जुड़ा हुआ क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और इसी मॉलिक्यूल में अपना लोग देखे थे कि यहाँ पे ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर लॉस हो गया था और ये सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर भी लॉस हो गया था। तो उसके सपोर्ट में अपना लोग रीजन देना स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक बात आपको बताते हैं, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड है, क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो आप खुद सोचो कि अगर ऐसा हो जाए, यहाँ पर आप क्या जानते हो कि अगर एक, आपको याद है कि आप जब रेजोनेंस पढ़ रहे थे तो रेजोनेंस में अपना लोग पढ़े थे कि बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने का एक रीजन रेजोनेंस भी है। अपना लोग देखे थे ना कि किस तरह से रेजोनेंस के कारण से बॉन्ड लेंथ चेंज हो रहा था। तो हो सकता है कि यहाँ पर जो ये बॉन्ड लेंथ चेंज हो रहा है, इस डबल बॉन्ड का कैरेक्टर लॉस हो गया, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर लॉस हो गया, नहीं, तो इसके चेंज होने का कारण, एक कारण तो रेजोनेंस भी हो सकते हैं, ऐसा अपना लोग सोच सकते हैं, ठीक है। तो अब सोचिए कि रेजोनेंस होने के लिए तो कॉन्जुगेशन चाहिए, क्या चाहिए, डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड का गैप, और फिर या तो पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ चाहिए, नहीं, कॉन्जुगेशन चाहिए। और ऐसा कॉन्जुगेशन तो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो क्या कर सकते हैं। तो अच्छा एक चीज़, थोड़ा देर के लिए आप ऐसे सोचिए कि अगर ऐसा हो जाए, ध्यान दीजिए, थोड़ा देर के लिए आप सोचिए कि अगर ऐसा हो जाए, जैसे मान लीजिए ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके बगल वाला कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ये है। अगर थोड़ा देर के लिए सोचिए कि ऐसा हो जाए, ये ऐसा हो जाए कि ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये क्या हो जाए, C डबल बॉन्ड C इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, और ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे H+ के रूप में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। थोड़ा देर के लिए बस ऐसा सोचिए, अगर ऐसा हो जाता है तब क्या हो जाएगा, रेजोनेंस, कंजुगेशन हो गया, और कंजुगेशन हो गया तो रेजोनेंस भी हो जाएगा, नहीं। तो देखिए अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कंजुगेशन आपको दिख रहा है, नहीं, यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे होगा तो फिर ये इधर ऐसे हो जाएगा। ये तो आपको एक हाइड्रोजन की वजह से दिखाया ऐसा होता हुआ, बाकी और भी हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन की वजह से भी हो जाएगा, इस हाइड्रोजन की वजह से भी हो सकता है, नहीं। तो डायरेक्ट इसका इफेक्ट लिखेंगे, अगर ये होता है, अगर मान लीजिए अगर कर दें तो फिर अपना लोग क्या देखने को मिलता है, इसके वजह से अपना लोग को क्या देखने को मिलता है, देखिए तो इसके वजह से अपना लोग को देखने को मिलेगा क्या चीज़, C पे माइनस चार्ज, C डबल बॉन्ड C, ठीक है, H और यहाँ पर H+, ये चीज़ देखने को मिलेगा, नहीं, ठीक है ना। ये यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लिया, फिर ये बॉन्ड टूट के इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये H+ यहाँ पे है, ये देखने को मिलेगा। तो डायरेक्ट अगर हम इसके, देखिए ये था तो इसके वजह से हम इस हाइड्रोजन को हटा कर इस हाइड्रोजन को H+ के रूप में हम कन्वर्ट करके फिर ये बनाए थे। तो अगर हम यहाँ पे ऐसा करें तो इस हाइड्रोजन की वजह से क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा, तो इस हाइड्रोजन की वजह से बनेगा क्या चीज़, C डबल बॉन्ड C, इधर H और इधर H+, ठीक है, और यहाँ पर माइनस, ये देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये तो इस हाइड्रोजन की वजह से देखने को मिला, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन की वजह से देखिएगा, इस हाइड्रोजन की वजह से क्या देखने को मिल सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में ये साइन देते हैं ना, तो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, तो इसको बोलेंगे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर अगर इस हाइड्रोजन की वजह से हो तो क्या बना देंगे अपना लोग,
ध्यान दीजिए क्या बना देंगे इस हाइड्रोजन की वजह से, तो क्या होगा सी डबल बॉन्ड सी, ठीक है। और यहाँ पे ये ऊपर वाला हाइड्रोजन रहेगा, नीचे वाला हाइड्रोजन रहेगा, ये हाइड्रोजन H+ के रूप में कन्वर्ट हुआ, और यहाँ पर जो माइनस आया था वो यहाँ पे कंजुगेशन आया, और ये डबल बॉन्ड टूट करके यहाँ पे माइनस, देखिए ध्यान दीजिए ये H+ में टूट गया, ये माइनस यहाँ पे आया, और ये माइनस इधर कंजुगेशन में गया, तो ये माइनस ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ गया, वही दिखाए रिजल्ट डायरेक्ट, बीच वाला स्टेप गायब कर दिया। देखिए क्या हुआ, ये H+ में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ पे ये क्या H+ में कैसे होगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, ठीक है, तो कार्बन पे माइनस आया, ये H+ में कन्वर्ट हो गया, दिख रहा है आपको, ये माइनस इस पर जो माइनस आया वो यहाँ पे कंजुगेशन में गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनाया, और पाई बॉन्ड जैसे यहाँ बना तो ये पाई बॉन्ड टूट गया, तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब देखिए इस हाइड्रोजन की वजह से भी हो सकता है, इस हाइड्रोजन की वजह से भी हो सकता है, तो क्या होगा सी डबल बॉन्ड सी, इस हाइड्रोजन की वजह से, तो यहाँ पे H+, यहाँ पे H, यहाँ पर H, और यहाँ पे माइनस, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हैं कि जब ऐसा होता है, ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, तो हम इसमें क्या देखते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि ये सब एक तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है ये, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर ये बॉन्ड गायब हो गया है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस, मतलब आप ये बोल सकते हो कि रेजोनेंस आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो खैर चलिए, जब ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है तो इसके वजह से हम अपना लोग एक रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना लेते हैं। यहाँ पर कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो जितना अल्फ़ा H है उतना तो है ही, देखिए ना अल्फ़ा H कितना है, 1 2 3, तो 3 तो है ही, और एक ये मॉलिक्यूल खुद, तो कितना हो गया 4, तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो इसका हाइब्रिड बनाने की कोशिश करते हैं, तब आपको कुछ क्लियर होगा। तो आप देखिए तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, अब बाकी में यहाँ पर क्या, जहाँ पर यहाँ पे डबल बॉन्ड है वहीं पर बाकी में क्या है, सिंगल बॉन्ड। तो इस कार्बन और इस कार्बन की, चलिए 3 कार्बन है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड, बाकी में वहीं पर सिंगल बॉन्ड, तो डबल और सिंगल के बीच का कैरेक्टर, जहाँ पर यहाँ पे डबल सिंगल बॉन्ड है वहीं पर बाकी में क्या है, डबल बॉन्ड, तो डबल और सिंगल के बीच का कैरेक्टर। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्ड नहीं है, तो क्या होगा, सिंगल बॉन्ड तो नहीं होगा, तो मतलब ऐसे समझिए सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा, दोनों के बीच का कैरेक्टर, आधा बॉन्ड अपना लोग दिखा दिए, और यहाँ पे H, फिर इधर भी इस तरह से, इस तरह से, और आप क्या देख रहे हो कि H पर पॉजिटिव चार्ज है, H पर पॉजिटिव चार्ज है, तो एक मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर हम उसी पॉजिटिव चार्ज को सब पे हम बांट देंगे। और जहाँ पर नेगेटिव चार्ज की बात है, तो नेगेटिव चार्ज तो सिर्फ और सिर्फ इस कार्बन पे आया है, ठीक है। तो ये अपना क्या बना, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बना, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आप यहाँ पे एक बार ध्यान से देखिए कि यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है। आप जस्ट आप पहले वाला देखिए, यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूल में क्या था, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। आपको क्या बोले थे कि यहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर नहीं है, तो आप देखिए हाइब्रिड में यहाँ पे डबल बॉन्ड का कैरेक्टर नहीं है। आपको क्या बोले थे कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर नहीं है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड का कैरेक्टर नहीं है। नहीं, डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होना चाहिए था उससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे। सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होना चाहिए था उससे कम बॉन्ड लेंथ है यहाँ पे। नहीं, तो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ रहा था उसको ये जस्टिफाई कर रहा है, ठीक है। तो अब चलिए थोड़ा सा अब अपना लोग आगे बढ़ते हैं। एक बार फिर से पीछे की तरफ लौटेंगे, तो यहाँ पर जो ये रेजोनेंस हुआ है, रेजोनेंस जो हुआ है, इस रेजोनेंस का यहाँ पे क्या नाम है, हाइपर, क्या नाम है, HYPER, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन बोलेंगे, मतलब यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, ठीक है। चलिए, और एक चीज़ यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर बॉन्ड गायब हो गया, मतलब बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, जैसे यहाँ पर अगर आप यहाँ से समझना चाहते हैं तो यहाँ समझिए, ये बॉन्ड को हम तोड़ दिए थे, तब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया और उसके बाद कॉन्जुगेशन हुआ, तो तब रेजोनेंस हुआ। तो
तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद, बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद ये कॉन्जुगेशन में आया और मतलब रेजोनेंस हुआ, तो इसीलिए बोलते हैं इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस मीन्स रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ठीक है, एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन, सबका आपको हम मीनिंग समझाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन का मीनिंग क्या होता है, मतलब जैसे अपन लोग पहले क्या पढ़ते थे, एक डिफरेंट मतलब नॉर्मल कॉन्जुगेशन वहाँ पढ़ते थे, नहीं रेजोनेंस में क्या पढ़ते थे, नॉर्मल कॉन्जुगेशन की मतलब पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड का गैप और गैप के बाद पाई बॉन्ड हो, नेगेटिव चार्ज हो, लोन पेयर हो, पॉजिटिव चार्ज हो, वो नॉर्मल कॉन्जुगेशन था। तो यहाँ पर ये क्या है, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कॉन्जुगेशन। क्या है ये, डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कॉन्जुगेशन, तो इसीलिए नाम दे दिए हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, और ध्यान दीजिए दूसरा नाम क्या है इसका, नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस नाम है। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ क्या चीज़, रेजोनेंस आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं C और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ और यहाँ पे हेट्रोलाइटिक फ्यूजन हुआ। क्या हुआ, हेट्रोलाइटिक फ्यूजन हुआ। ठीक है, होमोलाइटिक नहीं हुआ। हेट्रोलाइटिक मीन्स एक पे पॉजिटिव चार्ज तो दूसरे पे नेगेटिव चार्ज, और तब जाके यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्जुगेशन हुआ है। ठीक है, तब जाके यहाँ पर क्या हुआ, कॉन्जुगेशन हुआ है, मतलब रेजोनेंस हुआ है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस। अब चलिए एक और नाम अपना लोग लिए थे, क्या लिए थे, याद है आपको, यस, क्या, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। क्या बोले थे, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। तो आप यहाँ पर देख ही रहे हैं कि यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन है ये सिग्मा बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में कॉन्जुगेशन है। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड जो है एक बॉन्ड के गैप के बाद है, तो और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में कॉन्जुगेशन है, तो इसीलिए सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन। ठीक है, एक और है नाम, अगला नाम क्या है आपको याद है, अगला नाम है क्या चीज़, NATHA, नाथन बाकर, BACKER, बाकर EFFECT इफेक्ट। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट अपना लोग को देखने को मिल रहा है, इसी साइंटिस्ट की वजह से आया होगा। ठीक है, यही साइंटिस्ट ये इफेक्ट के बारे में बताए होंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम पे आ गया नाथन बाकर इफेक्ट। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपना लोग क्या देखे, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। अभी अपना लोग क्या देखे कि ये हाइपर कॉन्जुगेशन, इसी को नो बॉन्ड रेजोनेंस, इसी को सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, इसी को नाथन बाकर इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, और इसको अपना लोग एक एग्जांपल से समझे। ये प्रोपीन में क्या देखे थे कि ये जो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, एक्चुअल में यहाँ पे डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो बॉन्ड लेंथ देखने को नहीं मिला। यहाँ पर जो ये कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड लेंथ है, एक्चुअल में ये सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होना चाहिए वो बॉन्ड लेंथ यहाँ पर देखने को नहीं मिला। एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ, ये डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है उससे ज़्यादा देखने को मिला और ये जो सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ है उससे कम देखने को मिला। ठीक है, तो उसके पीछे अपना लोग क्या किए, लॉजिक देना स्टार्ट किए कि कैसे उसको समझा जाए। तो यहाँ पर अपना लोग एक बात जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने का एक रीज़न रेजोनेंस भी है। बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करने का एक रीज़न रेजोनेंस भी है। तो अपना लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजोनेंस सोचने लगे, और रेजोनेंस सोचने के लिए अपना लोग को कॉन्जुगेशन का ज़रूरत पड़ता है। रेजोनेंस सोचने के लिए क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, कॉन्जुगेशन का। कॉन्जुगेशन में होना चाहिए तो पाई बॉन्ड, एक बॉन्ड का गैप, और अब यहाँ पे कुछ ना कुछ हमको मिलना चाहिए, चाहे पाई बॉन्ड हो, नेगेटिव चार्ज हो या लोन पेयर, वो तो नॉर्मल कॉन्जुगेशन में अपना लोग जानते ही हैं क्या क्या चीज़ का ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को नहीं मिला। तो अपना लोग क्या किया, अपने मतलब एक लॉजिक दिए कि अगर यहाँ पर ध्यान दीजिए ये बॉन्ड टूट जाए, ठीक है, और यहाँ पर जो ये बॉन्ड है C और H के बीच में, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन को मिल जाए तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
और निगेटिव चार्ज आने की वजह से ये कॉन्जुगेशन हो जाएगा एक, ठीक है। तो वही चीज़ को अपना लोग इस साइड एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो अपना लोग क्या किए, इस बॉन्ड को तोड़ दिए हैं, हेट्रोलाइटिक फिजन करवा दिए, जिस वजह से कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर कॉन्जुगेशन देखने को मिला, कॉन्जुगेशन देखने को मिला तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बना लिए। मतलब कहीं ना कहीं हमको ये बनेगा, अगर रेजोनेंस होगा तो ये बनेगा। तो हम क्या किए, इस हाइड्रोजन की वजह से ये बना दिए, इस हाइड्रोजन की वजह से ये बना दिए, और इस हाइड्रोजन की वजह से ये बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सिंपल सा बनाना चाहते हो तो आप सिंपल ऐसे कर सकते हो, क्या चीज़, इसको डायरेक्ट यहाँ गिरा देंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, सिंपल ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक और बात बताए थे कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, इसके बगल वाले कार्बन क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं, और अल्फ़ा कार्बन पर जो हाइड्रोजन है उसको अल्फ़ा हाइड्रोजन बोलते हैं। और इस मॉलिक्यूल में कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो तीनों अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से एक एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। क्या बोले, तीनों अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से एक एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो अब एक बात ध्यान दीजिए, अब एक सवाल आता है कि सर इसमें कितना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, कितना हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। तो या ऐसे समझिए कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन बनेगा, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। तो सिंपल सा बात है, कितना अल्फ़ा एच है, 3, तो 3 तो ये बन रहा है, एक ये मॉलिक्यूल खुद, तो जितना अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा उससे एक ज़्यादा बनेगा, जितना अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा उससे एक ज़्यादा, देखिए ना, 1 2 3, एक ये मॉलिक्यूल खुद। पहले भी अपना लोग जो बनाते थे नॉर्मल रेजोनेंस में, उसमें भी क्या करते थे, जितना बनता था वो प्लस वो मॉलिक्यूल खुद, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेते हैं अपना लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, देखिए, देयर विल बी n+1 number of resonating structure due to दिख रहा है आप लोग को, हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या बोले, देयर विल बी n+1 नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, n+1 नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन if n is the number of अल्फ़ा हाइड्रोजन। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन n है तो उससे एक ज़्यादा, यानी कि n+1, सिंपल सी बात है। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन 3 होगा तो उससे एक ज़्यादा 4, अल्फ़ा हाइड्रोजन 4 होगा तो उससे एक ज़्यादा 5, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हुआ। तो इतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, याद रखिएगा, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो आप लोग इसका पहले स्क्रीनशॉट एक बार ले लीजिए, ठीक है, और पेन पेपर लेके बैठिए ताकि आप लोग इसको लिख पाएँ। स्क्रीनशॉट ले लिए इतना का, चलिए आगे, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आप लोग ले लिए स्क्रीनशॉट, चलिए आगे आप लोग ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपना लोग, ठीक है। तो अपना लोग ये तो देख लिए। तो एक चीज़ और आपको बता देते हैं कि आप लोग क्या देखें कि 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन था तो क्या हुआ, 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर कितना बना, 4, ठीक है। मतलब अगर जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन रहेगा उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। इसका मतलब वो ये हुआ कि उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि अपना लोग जानते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन करने की वजह से क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन होता है, ठीक है।
जैसे यहाँ पर देखिए ना, यहाँ पर जो अपना लोग हाइपर कॉन्जुगेशन किए यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, डीलोकलाइजेशन हुआ, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, डीलोकलाइजेशन हुआ, ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हुआ, मतलब स्टेबिलिटी बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन के डीलोकलाइज होने के कारण क्या होता है, स्टेबिलिटी बढ़ता है, ठीक है। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर होगा, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन उतना ज़्यादा होगा, मतलब स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट आप लिख लीजिए, मोर, ठीक है, मोर विल बी द अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है, मोर विल बी द अल्फा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, जब अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होगा तो बताइए क्या होगा, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा। मोर विल बी हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन ज़्यादा होने का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होना, ठीक है। और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी। तो मोर विल बी द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, जितना ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो चलिए आइए अब अपना लोग हाइपर कॉन्जुगेशन को डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है, इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, इसका अपना लोग आप डिफिनेशन लिख लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, एक परमानेंट डीलोकलाइजेशन, क्या है, परमानेंट डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, परमानेंट डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन विद पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। ये क्या है, एक तरह का परमानेंट डीलोकलाइजेशन है, परमानेंट डीलोकलाइजेशन है, मतलब ये मॉलिक्यूल में इनबिल्ट होता है, मॉलिक्यूल में ये रहता ही है, ठीक है। और ये किसके किसके बीच है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन और पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। तो अब एक और चीज़ जानने की कोशिश करते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए क्या क्या कंडीशन का ज़रूरत पड़ेगा। इसके पीछे यार जैसे अपना सिंपल एक सेम वे है, जैसे अपना लोग रेजोनेंस में पढ़े थे, और रेजोनेंस को अपना लोग समझने के लिए बेंजीन का एग्जाम्पल लिए थे, फिर रेजोनेंस का डिफिनेशन देखे थे, फिर उसका कंडीशन पढ़े थे। सिमिलर वे में यहाँ पर भी चल रहे हैं। पहले ये समझे कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, फिर उसका डिफिनेशन, अब उसके लिए कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या होगा, तो लिखिए आप लोग, CONDITIONS, कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, कंडीशन फॉर हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो चलिए, तो पहला कंडीशन क्या है, अभी तो अपना लोग देखे कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड नहीं, तो इसका मतलब, और अपना लोग जानते हैं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, sp2 होता है। तो पहला कंडीशन है क्या चीज़, sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम। क्या बोले, पहला कंडीशन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड
सिस्टम। सिस्टम कैसा होना चाहिए? sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। अगर sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम का एग्जाम्पल देखें, ठीक है, एग्जाम्पल देखें तो क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर ये कार्बन भी sp2 है, ये कार्बन भी sp2 है। अगला एग्जाम्पल देखें तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और एग्जाम्पल देखें तो कार्बन पर फ्री रेडिकल, ये भी sp2 है। हाँ, अगर कार्बन पे निगेटिव चार्ज हो तो वो sp2 नहीं होता है, sp2 नहीं होता, वो क्या होता है? sp3 होता है। तो यहाँ पर अपना लोग को हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलेगा। इस बात को याद रखिए, यहाँ पर अपने लोग को हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलेगा। कहाँ पर देखने को मिलेगा? जो सिस्टम sp2 हो, जैसे ये क्या है? sp2 है, ये क्या है? sp2 है, ये क्या है? sp2 है, ये क्या है? sp2 है। तो यहाँ पे अपना लोग को हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन हुआ। अब दूसरा कंडीशन याद है आपको? का sp2 कार्बन यानी कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन। मतलब अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको याद हो तो अपना लोग वहाँ पे देखे थे 2 एग्जाम्पल, एक में अल्फा हाइड्रोजन नहीं था। ठीक है, तो चलिए, यानी कि दूसरा कंडीशन क्या है? अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। तो दूसरा कंडीशन भी लिख लेते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू एस, ध्यान दीजिएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम, with respect to sp2 hybridized system there should be at least one अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोले? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है, ठीक है, इससे जुड़ा हुआ कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए इसके पास। सिंपल सी बात है कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है, इसके पास कम से कम मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम जो है, या sp2 हाइब्रिडाइज्ड ये कार्बन जो है, चाहे ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन हो, कि कार्बोकेटाइन हो, या कार्बन फ्री रेडिकल, जो भी हो, उसके पास कम से कम मिनिमम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। ठीक है, या तो अल्फा हाइड्रोजन हो जाए, या फिर अल्फा ड्यूटेरियम हो जाए, या फिर क्या होना चाहिए? अल्फा ट्राइटियम हो जाए। इन तीनों में से कोई ना कोई होना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हैं बात को? यही 2 कंडीशन है, यही 2 कंडीशन है। ठीक है, और एक और पॉइंट आपको बता देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है ये होमो एटॉमिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होमो एटॉमिक होना चाहिए। जो आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम है, क्या बोल रहे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम जो है ये होमो एटॉमिक होना चाहिए। मतलब ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो कार्बन कार्बन दोनों साइड कार्बन ही होना चाहिए। अगर थोड़ा सा भी चेंज कर देगा, जैसे एक साइड कार्बन एक साइड कोई और, तो वो नहीं शो करेगा हाइपर कॉन्जुगेशन। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाते, जैसे मान लीजिए C डबल बॉन्ड C, इधर क्या है? CH3, इधर क्या है? CH3। तो देखिए ये sp2 है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम है। ठीक है, लेकिन उसके बगल वाले कार्बन अल्फा कार्बन भी है ये, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन शो नहीं करेगा। नो, यहाँ पर कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा। नो हाइपर कॉन्जुगेशन। और इसका रीज़न आपको आगे चल के समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका रीज़न आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब अपना लोग एक चीज़ और पढ़े थे कि क्या चीज़, कि जितना ज़्यादा अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा। तो अब देखिए, स्टेबिलिटी पता करने के लिए अपना लोग को अल्फ़ा हाइड्रोजन पता करने के लिए आना चाहिए। तो सबसे पहले अपना लोग ये फाइंड करेंगे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है, किस मॉलिक्यूल के पास कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से, आराम से।
कर स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिए स्क्रीनशॉट। चलिए फाइनली आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अब आपको सवाल दे रहे हैं, क्वेश्चन है क्या चीज़, फाइंड आउट द नंबर ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन का संख्या पता करना है, ठीक है। इसमें पहला सवाल है CH3 पे पॉजिटिव, ठीक है। आप लोग फाइंड करते जाइए, तब तक हम सवाल लिख रहे हैं। दूसरा सवाल है, चलिए ऐसे लिख देते हैं। दूसरा सवाल है CH3 CH2 पे पॉजिटिव, ठीक है। थर्ड सवाल है, दिख रहा है आपको। तो आप लोग तब तक फाइंड करते जाइए, सवाल लिख करके आप लोग फाइंड करते जाइए। वीडियो को पॉज करके अपना सवाल लिख लीजिए और फाइंड कीजिए कि कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। इसको आप लोग लिख करके फाइंड भी कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर, ठीक है। 6 नंबर, 7th में क्या है C++C, और 8th में क्या है C++C और उसके बगल में C, ठीक है। चलिए और भी देते हैं। आप लोग पहले इतना सवाल लिख लिए। चलिए इसका आप लोग ऐसे बना लोगे, यहाँ पे 8 हो गया ना, 9 नंबर होगा। तो 9 नंबर में क्या होगा C++C, इससे इधर C, इससे इधर C, ठीक है। ये सवाल भी आप लोग लिख लिए। चलिए 10 C++C, इधर C, इधर C, इस तरह से। चलिए ठीक है। 11 नंबर C++C, इधर भी और इधर भी, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर में C++C, C, ठीक है। तो चलिए पहले इतना सवाल को बना लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। इसको सॉल्व करें। तो देखिए क्या बोले थे, आपको याद है कि कार्बोकेटायन, ये तो sp2 है, ये क्या है sp2, और sp2 के बगल वाले कार्बन के पास ना, इसके बगल में तो कोई कार्बन है नहीं, तो यहाँ पर कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 0। और ये क्या है sp2 है, तो इसके बगल वाला कार्बन और इस पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो आपको पता है कार्बोकेटायन sp2 होता है, तो इसके बगल में ये एक कार्बन, इधर एक कार्बन, तो इसके पास 3, इसके पास 3, कितना हो जाएगा 6। दिख रहा है आपको, क्लियर है ना। फिर ये sp2, इसके बगल वाला एक यहाँ पे और यहाँ पे, इसके पास 3 हाइड्रोजन, 6, 3 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अब बताइए इसके पास कितना है, तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे, कितना हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। आप लोग लिखते जा रहे हैं ना, अगर नहीं लिखे तो आप लोग वीडियो को फिर से पीछे करके आप लोग लिख लीजिए। यहाँ पर 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना होगा आंसर 4। इसके पास तो नहीं है क्योंकि ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, और अपना लोग जानते हैं कि sp2 के बगल वाले कार्बन के पास, ठीक है। ये इसी के बारे में बोले थे, इसके बगल वाला, तो बगल में कोई कार्बन है नहीं। चलिए अब फाइनली यहाँ पे आते हैं। तो ये sp2, ये भी sp2, तो इसके बगल वाला कार्बन ये है, और इससे 3 हाइड्रोजन, इससे तो कोई कार्बन है नहीं जुड़ा हुआ इधर। चलिए तो ये बात आपको समझ में आ गया। अल्फ़ा हाइड्रोजन पता करना बहुत आसान है ना, सिंपल सी बात है। डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। क्या बोले, डबल बॉन्ड वाले कार्बन के बगल वाले, देखिए ध्यान दीजिएगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बगल वाले कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कार्बन।
कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन। कार्बन फ्री रेडिकल, इसके बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन। और अल्फ़ा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन, इससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया ना कि डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन, उसके बगल वाले कार्बन को अल्फ़ा कार्बन और उससे जुड़े हुए हाइड्रोजन को अल्फ़ा हाइड्रोजन। कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसको, उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। कार्बन फ्री रेडिकल जो है उसके बगल वाले कार्बन को बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। ये सब तो क्लियर है। तो चलिए इस सवाल को बनाते हैं। देखिए, इसके बगल वाला कार्बन ये, तो ये हो गया अपना अल्फ़ा कार्बन। क्या हो गया? अल्फ़ा कार्बन। ये भी अल्फ़ा कार्बन, तो इससे जुड़ा हुआ 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 6 अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। यहाँ पर कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा? इसके पास 3, इसके पास 2, तो 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। इसके पास कितना होगा बताइए? तो 3, 3, 6 और 3, 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। ये सब तो आपको क्लियर हो रहा है। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पे बताइए कितना हो जाएगा? 12 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। आगे बढ़े। चलिए, और आप लोग सवाल बनाइए। अभी 13 नंबर। इसमें आप लोग बताइए कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन आपको बताना है, ठीक है। चलिए आगे। 13 के बाद 14, ठीक है। 14 के बाद 15 में ये सवाल है, अल्फ़ा हाइड्रोजन ही आपको बताना है, ठीक है। आगे बढ़ें। चलिए, तो अगला सवाल है 16 नंबर में ये, ठीक है। चलिए और भी सवाल दे देते हैं अभी आपको। ठीक ना? चलिए और देते हैं 18 नंबर। इतना सवाल हो गया। तो इन सब सवाल को अभी आप सॉल्व कीजिए। एक मिनट वीडियो को पॉज कर लीजिए और सारा सवाल बनाने का कोशिश कीजिए। सवाल आप लिख लिए। चलिए, सवाल आप वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, फिर बनाइए। सवाल लिख लिए। चलिए अब आप लोग बनाइए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप लोग बना भी लिए होंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए, आप बनाते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर ये क्या देखिए, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके बगल वाला कार्बन ये है और ये है, इसके पास 2, इसके पास 2, तो कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन? 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर देखें तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन ये है, इसके बगल वाला यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, तो इधर 3, 3, 6 और इधर 2, 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 10 अल्फ़ा हाइड्रोजन। आगे बढ़ें। तो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड ये, डबल बॉन्ड ये, तो इसके बगल वाला कार्बन ये है और ये है, और तो कोई कार्बन नहीं है इसके बगल वाला। तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ये, इस डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ये, ठीक है। तो इसका अच्छा, आप ये भी बोल सकते हो कि सर ये डबल बॉन्ड, उसके बगल वाला कार्बन ये, तो यहाँ पर भी तो सर 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी तो 1 हाइड्रोजन है। तो आप ये बोल सकते हो कि सर यहाँ पे टोटल कितना है, तो 2 और 2 4, 2 6। नहीं, गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 4 ही होगा, 6 नहीं होगा। इसका आंसर 6 नहीं होगा। अब उस बात को समझिए, सोचिए, अगर ये अल्फ़ा हाइड्रोजन होता
तो ये यहाँ से टूट जाता। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा क्या होता है ये। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन होता तो ऐसे होता, ये ऐसे है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये हाइड्रोजन यहाँ से मान लीजिए H+ और यहाँ पे कार्बन पे माइनस आता। ठीक है, और आप जानते हैं कि ये रिंग है, और रिंग जो होता है वो क्या होता है, sp2 होता है, sp नहीं होता है। और जब sp2 होता है तो इसके पास क्या होगा बताइए, इसके पास होगा 3 हाइब्रिड +1 अनहाइब्रिड, यही होगा ना। और जब एक ही अनहाइब्रिड है तो अनहाइब्रिड में पाई बॉन्ड होगा या नेगेटिव चार्ज होगा बताइए। अनहाइब्रिड में ऑब्वियस सी बात है पाई बॉन्ड होगा, और जब अनहाइब्रिड में पाई बॉन्ड होगा तो ये नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, हाइब्रिड में। और हाइब्रिड ऑर्बिटल तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता नहीं है, तो इसका मतलब ये अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा, क्योंकि ये कंजुगेशन में नहीं जा रहा है, कंजुगेशन में नहीं है। तो कंजुगेशन में रहने के लिए इसको अनहाइब्रिड में रहना पड़ेगा, और ये है कहाँ, हाइब्रिड में। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना होगा 4। ये और ये नहीं है, अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ पे और यहाँ पे है, अल्फ़ा कार्बन ये है, तो इसके पास 2 हाइड्रोजन, इसके पास 2 हाइड्रोजन, टोटल आंसर 4। तो चलिए, अब इसका मतलब जब भी कॉन्जुगेशन वाला होगा तो कॉन्जुगेशन वाला कार्बन जो है उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो ये पूरे रिंग कॉन्जुगेशन में है तो इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होगा। तो कहाँ होगा, इस कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। ठीक है, इस कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा और इस कार्बन के पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो टोटल 5 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इस कार्बन के पास तो कितना हो जाएगा 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। ये बात आपको क्लियर हुआ, और आप लोग साथ साथ आप लोग लिखते भी जा रहे होंगे। अगर नहीं लिखे हैं अभी तक, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, और भी आपको 1-2 सवाल है उसको भी और क्लियर कर देते हैं, और आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए आप लोग। एक ये सवाल है, अगला सवाल एक और ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, इस मॉलिक्यूल के पास और इस मॉलिक्यूल के पास, तो अगर यहाँ पे देखें तो ये तो रिंग कॉन्जुगेशन में है, इसके पास तो होगा नहीं। तो ये देखिए, ये और इसके बगल वाला कार्बन ये है। ठीक है, इसके बगल वाला कार्बन ये है, तो मतलब अगर हम बात करें तो ये कार्बन जो है ये क्या है, अल्फ़ा कार्बन है। इसके पास हाइड्रोजन कितना है, तो 3 बॉन्ड बना चुका है, 1 बॉन्ड बाकी है, तो 1 हाइड्रोजन, मतलब यहाँ पर 1 अल्फ़ा हाइड्रोजन है। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें तो इस कार्बन के बगल वाला कार्बन ये और ये, तो इसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन कितना है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, 3, 4, 2, 6, यानी कि कितना हो जाएगा, तो 6 अल्फ़ा हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए फाइनली आगे बढ़ें। तो 20 हो गया, 21 देखिए, अब 21 नंबर सवाल। इसके पास बताइए कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो कॉन्जुगेशन में है, तो यहाँ तक तो हम चेक करेंगे नहीं। तो ये डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन सिर्फ यही है, तो इसके पास 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो चलिए, आज के क्लास में आपको ये पता चला कि किस मॉलिक्यूल के पास कितना अल्फ़ा हाइड्रोजन है, यानी कि अल्फ़ा हाइड्रोजन अपना लोग कैसे फाइंड करते हैं। तो आज का क्लास बस यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, अगले क्लास में अपना लोग एक 2011 में जो IIT में सवाल पूछा गया उसको सॉल्व करेंगे, और फिर अपना लोग टाइप्स ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।